नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। सीएम योगी आगरा में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट का शिलान्यास करेंगे। वो लखनऊ से वर्चुअल तरीके से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शिलान्यास के साथ अन्य योजनाओं को भी लोकार्पण करेंगे। आगरा में मेयर नवीन जैन कुबेरपुर लैंडिंग साइट के 11 एकड़ जमीन पर प्रास्ताविक प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। मेयर नवीन जैन ने बताया कि कुबेरपुर लैंडिंग साइट पर 280 करोड़ रुपए की लागत से कूड़े से बिजली बनाने के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस प्लांट की क्षमता 15 मेगावाट है, लेकिन शुरुआत में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। हर दिन 800 मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल इस प्लांट में किया जाएगा। हर दिन आगरा में इतना ही कचरा निकलता है जो रोज निस्तारित हो जाएगा और बिजली भी बनेगी जो शहर के इस्तेमाल में आएगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के शिलान्यास के बाद नगर निगम परिसर में मेयर नवीन जैन ई ऑफिस का लोकार्पण करेंगे। ई ऑफिस के जरिए नगर निगम में सभी पत्रावलियां ऑनलाइन ही आगे बढ़ेंगी। प्रदूषण कम करने और पेट्रोलियम पदार्थों की निर्भरता को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर मथुरा में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअल कार्यक्रम के तहत हरी झंडी दिखाकर बसों को अलग अलग जिलों में अपने गंतव्य के लिए रवाना करेंगे। मथुरा के नगर आयुक्त ने बताया कि मथुरा के लिए शासन ने 12 इलेक्ट्रॉनिक बसें स्वीकृत की हैं, जिनमें से 8 बसें मथुरा पहुंच चुकी हैं। शुरुआत में इन बसों का संचालन के लिए 2 रूट निर्धारित किए जाएंगे। दोनों रूटों पर 4-4 बसें चलेंगी। इन बसों की यात्री क्षमता 42 सीटर है। इलेक्ट्रॉनिक बसों को चार्ज करने के लिए नगर निगम ने वृंदावन स्थित दारुक पार्किंग और गौशाला के मध्य चार्जिंग प्लांट बनाए हैं। चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन भी होगा। मथुरा में आज से इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ेंगी। लखनऊ से सीएम योगी जिसे हरी झंडी दिखाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉनिक बसों की स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि आज से मथुरा में इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी मिल गई है। अब से मथुरा की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ेंगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ रेजिडेंट एडिटर विष्णु मोहन जी जुड़ चुके हैं। विष्णु मोहन जी, क्या है ये मामला? हरी झंडी जो सीएम योगी ने दिखाई है, इससे आगे क्या फायदा मिलेगा? योगी आदित्यनाथ वर्चुअल संचालन करेंगे 7 शहरों में होना है, जिसमें आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद, मथुरा है। इससे पहले 7 शहरों में पहले हो चुका है। आज 5-5 गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं सब जगह। होनी पहले थी ज्यादा, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उतनी नहीं हो पा रही है। ये जन सुविधा के लोगों को जन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बेहतर सुविधा देने के लिए उद्देश्य से काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बेहतर सुविधा देकर उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो। ये चुनाव से पहले ये काम को देखा जा रहा है। इसको चुनावी मुद्दे के तौर पर भी लोग विपक्ष पार्टी देख रही है। इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा आने वाले समय में? देखिए, इसका बड़ा फायदा है। एक तो वातावरण को लेकर पॉल्यूशन का, इलेक्ट्रिक बसें हैं, है ना, और इलेक्ट्रिक बसों से लोगों को इसमें फेयर भी सस्ता है पहले दूसरे के मुकाबले। बेहतर संचालन होगा, लोगों को इसका सीधा लाभ है। ये बस कितने डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी? ये बस अभी 14 डिस्ट्रिक्ट के लिए तय हुआ था, जिसमें से 7 जिलों में पहले हो चुका, जिसमें लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद वगैरह थे। गाजियाबाद के संचालन आज शुरू होना है। गाजियाबाद में संचालन अभी नहीं शुरू हो पाया था। बाकी के जो 7 शहर मैंने अभी बताए थे, उन शहरों में आज होगा। जी, तो इससे आने वाले चुनावों में भाजपा पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, लोगों से मैंने भी ये कहा कि लोगों को एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जी। और एक मुद्दा यह है पर्यावरण का भी और ईंधन का भी है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें हैं, इससे इसको किसी तरीके कोई नुकसान
नुकसान नहीं है। लोगों को बेहतर सुविधा मिल रही है और नई बसें हैं, और अभी तक जो पुरानी बसें चल रही थी उनकी जो अच्छी सुविधा उन लोगों को मिल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही यूपी चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं को सपने में भगवान दिखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भगवान श्री कृष्ण हर रात उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यूपी में समाज चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। उन्होंने जो जिक्र किया है पत्र में कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे बाबा इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। अरविंद विद्रोही जी, क्या है मामला? कल भाजपा के एक नेता को सपना आता है भगवान का, आज अखिलेश यादव को, ये राजनीति क्या है? देखिए, अभी जो बात सामने आई, जो अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके पहले जो देवनाथ यादव राज्यसभा सांसद मथुरा ने कहा, उसमें दोनों में हमको अंतर समझना पड़ेगा। देवनाथ जी ने कहा मुझे रात में ही आभास हुआ, सपना आया और उन्होंने अपनी बात बता करके एक चिट्ठी लिखी। वही दूसरी तरफ अखिलेश जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और वहां पर जिस तरह हंसी मजाक हुआ, उन्होंने कहा मुझे भी आए, कहे समाजवादी, फिर उन्होंने कहा कि बहुत कई बार मुझे तो लगातार आते हैं। ये एक बात की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया है, क्रिया के प्रतिक्रिया। जी, मुझे लगता है कि उन्होंने बस केवल देवनाथ यादव जो थे उनकी बात को एक हल्के हंसी मजाक में लेकर के किया, और ये खतरनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम से कम कृष्ण के वंशजों को, हिंदुओं को अपने, ये एक आस्था का प्रश्न है। उन्होंने बताया कि हमको सपने में आया, तो अगर अखिलेश जी को भी सपने में लगातार आते रहते थे कृष्ण जी, और ये सौभाग्य होता है कि आपको एहसास हो या स्वप्न में किसी देवता का, भगवान का दर्शन, उनको पहले स्पष्ट करना चाहिए। इसीलिए कहा, उसके कहना फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पार्टी के लोग जिस तरह हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, वो ठीक नहीं है। ये इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये राजनेता सब वोट्स के लिए ये सब पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं क्या? हाँ, ये जो जिस तरह अखिलेश जी ने कहा, उनका खुद भी आप भाव भंगिमा देखिए, वो उसको मजाक में कहे, और जो अगल बगल के लोग थे उन्होंने ताली भी बजाई, एक तरह से जिसे पब्लिक हुटिंग करती है, चीयर्स गर्ल्स और चीयर्स बॉयज पर, उस तरह किया। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी को भी भगवान के दर्शन या कुछ आभास होता है, सपना दिखता है, तो उसको तुरंत बताना चाहिए। किसी ने बताया, उस पर प्रतिक्रिया, ये तो राजनीतिक बात हो गई, ये धार्मिक आस्था या आपको ईश्वरीय संदेश की बात रही नहीं गई। ये तो एक्शन पर रिएक्शन टाइप की चीज होगी, जो कि कम से कम धर्म और आस्था के मामले में नहीं करना चाहिए। यहाँ चूक हुई है, से नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद विरोधी जी। देश के कई राज्यों में इस वक्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं, कई जगह नाइट कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन चुनावी रैलियों पर अभी तक कोई रोक नहीं लगी है। आज भी यूपी में कई राजनीतिक दलों की रैलियां होनी है। इसी कड़ी में यूपी में मुस्लिम वोटों पर नजर टिकाए हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में रैली करेंगे। ओवैसी मुरादाबाद जिले की कुदरकी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इस रैली को शोषित वंचित समाज से जोड़ा है, उन्हें हक दिलाने की बात कर रहे हैं और विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं।
लखीमपुर खीरी कांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा का भी नाम है। इसके बाद अब मंत्री पिता अजय मिश्र टैनी को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अजय मिश्र टैनी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत के ट्वीट ने इशारा कर दिया है कि अब किसान संगठन टैनी के इस्तीफे की मांग पर जोर देने वाले हैं। राकेश टिकैत ने लिखा है कि लखीमपुर हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो गया है कि सब सुनियोजित था। गृह राज्य मंत्री का बेटा केस का मुख्य आरोपी है। चार्जशीट के बाद टैनी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सरकार अजय टैनी को तुरंत बर्खास्त करे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब तक बीजेपी में टैनी से इस्तीफे की मांग नहीं की है। यही वजह है कि किसान नेता और विपक्षी दल बीजेपी पर वार कर रहे हैं। धन्यवाद हम सबका कर रहे फिरोजाबाद में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल एक किसान महापंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की जनसभा को संबोधित किया और किसानों से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह काले कानून नहीं थे। कोई भी सरकार काले कानून अपने देश की जनता के लिए नहीं लाएगी, लेकिन अगर किसान लोग उससे सहमत नहीं थे तो बड़े दिल का परिचय देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन तीनों कानूनों को वापस लिया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल लखीमपुर खीरी कांड पर भी बोले और कहा कि कानून का राज है। अगर उनके पिताजी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो एफआईआर नहीं होती और चार्जशीट भी नहीं लगती। अयोध्या में राम मंदिर बनने की शुरुआत होने के बाद अब श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सोमवार को श्री कृष्ण जन्म स्थान को लेकर साधु संतों की एक बैठक हुई। बैठक में संतों ने न्यायालय में चल रही प्रक्रिया की जानकारी ली और इस मुद्दे को लेकर मंथन किया। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में 20 से ज्यादा संत, धर्माचार्य और भगवानाचार्य उपस्थित हुए। बंद कमरे में चली बैठक में साधु संत, धर्माचार्य और भगवताचार्य ने श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर मंथन किया। करीब 1 घंटे तक मंथन करने के बाद बाहर आए संत ज्ञानानंद महाराज ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अपने अधिकारों को लेकर जो केस लड़ा जा रहा है उसके सभी तथ्य यहां संतों के सामने रखे गए हैं और सभी संतों ने सहमति जताई है कि अभी कोई आंदोलन नहीं, अभी कोई अभियान नहीं, लेकिन न्यायालय में जो चल रहा है उस प्रक्रिया को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जाए। मुख्यतः आज जो चर्चा हुई है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हुई है। पिछले कुछ समय से जो एक चर्चित विषय इस क्षेत्र में हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के, और कोर्ट में जो चल रहा है केस भी उस विषय को लेकर के, उसके सभी पहलुओं पर, पक्षों पर और जो भी उसके साक्ष्य हैं, तथ्य हैं, भौगोलिक हैं या ऐतिहासिक है, पुरातत्व विभाग को लेकर है या हमारे आस्थागत है। ओलंपिक के बाद भारत की बेटियों ने फिर एक बार भारत का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदी नगर की रहने वाली 2 बेटियां सपना भारती और मनीषा शर्मा ने विदेशी धरती टर्की में सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ गाजियाबाद का नाम भी रोशन किया है। सपना भारती की बात करें तो सपना भारती को यह पहला मौका विदेशी धरती पर खेलने को मिला है और पहली बार में ही सिल्वर मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जब सपना भारती अपने गांव पहुंची तो गांव वालों ने सपना भारती का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर स्वागत किया, जबकि मनीषा शर्मा 3 बार विदेशी धरती पर खेल चुकी हैं। वहीं इनके कोच पारुल त्यागी को इस बार निराशा हाथ लगी है। सपना भारती का कहना है कि उनके कोच पारुल त्यागी का पूरा ध्यान अपने दोनों शिष्याओं पर था, या यूं कहें कि एक गुरु ने अपना मेडल अपनी शिष्याओं पर न्यौछावर कर दिया। मेरा सिलेक्शन है वो मेरे कोच ने कराया है। बाहर मुझे कॉन्फिडेंस मेरे सर ने दिया है कि नहीं, आपको मेडल पे फोकस करना है। इन सब बातों को छोड़ के, कोई भी जो भी घर की डिप्रेशन हो वो सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने मेडल पे, क्योंकि वो चाहते थे कि एक बार आप विदेश से मेडल लेके आओ, एशिया में मेडल लेके आओ और आगे वर्ल्ड गेम की तैयारी करेंगे। तो जो भी हम चाहते हैं कि मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम अपने सर को एक अच्छा
उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। इस बीच बढ़ते वायु प्रदूषण ने भी सांस लेना मुश्किल कर दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो गई है। इसकी वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि पूरे प्रदेश में कल से मौसम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और 9 जनवरी तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओले पड़ने की आशंका भी जताई गई है। इसके बाद तापमान में और ज्यादा गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार से लेकर शनिवार तक प्रदेश के तमाम शहरों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। बारिश के कारण शहरों के प्रदूषण के स्तर में कमी आने की भी संभावना है। यमुना प्राधिकरण बोर्ड 72वीं बैठक हुई। यमुना प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार और सीईओ अरुण वीर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 41 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें बताया गया कि 21-20 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं और 1474 करोड़ का व्यय हुआ है। ये प्राप्तियां पिछले वित्तीय वर्ष से 169% ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 455 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बैठक में यह भी बताया गया कि भारत सरकार से मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। बैठक में बताया गया कि मेडिकल डिवीजन पार्क बनाने के अप्रूवल मिल गया है। ये मेडिकल पार्क 350 एकड़ में होगा। इनमें मेडिकल से जुड़े हुए ARMCT दुकानें जैसे बड़े बड़े उपकरण अब भारत में बनेंगे। उत्तर प्रदेश में इस मेडिकल डिवाइस पार्क में इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी। इसको लेकर मार्केटिंग की जाएगी और उन कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को नोएडा के एक बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी की है। ACE रियल एस्टेट के मालिक अजय चौधरी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। ACE ग्रुप के नोएडा, दिल्ली और आगरा समेत कई शहरों में ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अजय चौधरी का नाम नोएडा के बड़े बिल्डरों में गिना जाता है। बुलंदशहर में पुलिस अफसर सुबोध सिंह की पीट कर हत्या करने के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राग की जमानत रद्द कर दी है। उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर रोक लगा दी है। जज ने इसे संगीन मामला मानते हुए जमानत खारिज करने के साथ आरोपी को 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुरेश चंद्र आदेश में कहा कि मामला काफी गंभीर है, जहां गोहत्या के बहाने एक पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या कर दी गई है। प्रथम दृश्यता से ये उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कासगंज में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान आगरा से फारुखाबाद बगैर सरकार के GST टैक्स चोरी करके ले जा रहे व्यापारी को रेलवे पुलिस ने चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म से 3 किलो अवैध चांदी की सिल्ली के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में व्यापारी के पास कागज न होने पर GST विभाग को सूचना दे दी गई। आपको बता दें कि व्यापारी टैक्स को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भी सरकार को चूना नहीं लगा पाते हैं। ऐसा ही एक मामला कासगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कासगंज से फारुखाबाद पैसेंजर ट्रेन में RPF प्रभारी निरीक्षण राम प्रताप सिंह और कांस्टेबल हरेंद्र कुमार और आकाश कुमार ने मुखबिर की सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जनपद फारुखाबाद के सर्राफा व्यापारी राम वर्मा, जो आगरा से सोने और चांदी का व्यापार करके सरकार को दिया जाने वाला टैक्स बचाकर ट्रेन से अपने घर जा रहे थे, तो RP प्रभारी राम प्रताप सिंह ने जैसे ही सर्राफा व्यापारी राम निवास का बैग चेक किया तो उसमें लगभग 3 किलो चांदी की सिल्ली, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई है और जो टैक्स बचाकर ले जा रहे थे, उसे पकड़ लिया। जब सर्राफा व्यापारी से पकड़े गए माल के बारे में पूछा गया, जिसके बाद उस पर शिकंजा कसा गया, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए, गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक 9:15 बजे रात में पैसेंजर ट्रेन चलती है यहाँ से फरुखाबाद के लिए, जो कासगंज से फरुखाबाद जाती है।
उसी की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति थोड़ा संदिग्ध लगा था। उसको चेक करने पर उसके बैग से 3 किलो के करीब चांदी बरामद हुई है और जिसके संबंध में सेल टैक्स को सूचित किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि उन्होंने बताया है, ये चांदी को आगरा से लेके आए थे और इनको फरुखाबाद जाना था, लेकिन इस चांदी को लाने ले जाने के संबंध में इनको कोई दस्तावेज नहीं मिला था, इसलिए इनको डिटेन किया गया है और सेल टैक्स। बिजनौर में BAMS की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा का शव पंखे में बंधे गए दुपट्टे के फंदे में लटका मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना करते हुए शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। छात्रा के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। अभी आत्महत्या का कारण साफ नहीं हो पाया है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती स्थित मधुबन चौधरी गर्ल्स हॉस्टल में एक बच्ची ने आज सुसाइड किया, जिसका कि 100 पंखे से लटका हुआ मिला। वह BAMS में विवेक कॉलेज की छात्रा थी। किस मानसिक पीड़ा से उसने इस आत्मघाती कदम को उठाया है, उसके बारे में गहराई से जांच की जाएगी। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उनके आधार पर की जाएगी। यूपी बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।